जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है। आइए हम एक आपको हिंदी का बुक जो है किसलय क्लास 9 का, उसी का एक कहानी है जिसका शीर्षक है हिमसुक। उसी के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और बता रहे हैं। दोस्तों, अवध में एक राजा थे। ठीक है, बहुत बुजुर्ग होते जा रहे थे। उनके 3 संतान थे। ठीक है, जब तीनों संतान थे, तीनों योग थे, बहुत बुद्धिमान थे। राजा जब बुजुर्ग होते जा रहे थे तो सोचते हैं क्या कि हम अपने तीनों बेटा में से उत्तराधिकारी घोषित किसे करें। इसीलिए एक दिन राजा ने अपने तीनों को बेटे को बुलाते हैं और परीक्षा लेने लगते हैं। ठीक है, तो राजा पहले अपने बड़े बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं क्या कि बेटा तुम बताओ, अगर कोई हमारा जाना पहचाना व्यक्ति है और हमारे साथ विश्वासघात करता है तो उसे क्या करना चाहिए। बड़ा बेटा कहता है पिताजी फौरन गर्दन अलग कर देना चाहिए, उसे तुरंत मार देना चाहिए। ठीक है, दूसरा बेटा को बुलाते हैं, दूसरा बेटा भी वही करता है कि गर्दन तुरंत अलग कर देना चाहिए। तीसरा छोटे बेटा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा क्या विचार है दोषी को सजा देने के मामले में। छोटा बेटा कहता है कि पिताजी पहले उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब क्या करेंगे, फैसला देंगे। बोले कहना क्या चाहते हो। तो उनका छोटा बेटा एक कहानी सुनाता है, फिर राजा को, अवध नरेश राजा को कहानी सुनाता है और कहता है क्या कि पिताजी सुनिए, विदर्भ देश के एक राजा थे। उनके पास एक अनोखा तोता था जो हमारा शीर्षक है हिमसुक। ठीक है, एक अनोखा तोता था, ठीक है, जिसका नाम था हिमसुक। राजा से हम लोग जैसा बातें करता था, राजा से कोई भी काम करने में राजा उससे फैसला लेते थे, राजा का सलाहकार था, बहुत राजा उसे मानते थे। हिमसुक भी उसे जान से ज़्यादा प्यार करता था राजा को। एक दिन की बात है, हिमसुक जंगल में खेलने के लिए जाता है, भोजन करने के लिए जाता है, टहलने के लिए जाता है। उसी समय अपने पिताजी से वह मुलाकात हो जाती है। पिताजी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हिमसुक तुम यहाँ कहाँ क्या कर रहे हो। हिमसुक कहता है कि पिताजी हम अभी घूमने के लिए आए थे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हिमसुक के पिताजी कहते हैं कि हिमसुक तुमसे मिलकर हमें भी बहुत प्रसन्न हुई, अगर तुम घर चलोगे तो तुम्हारी माँ भी तुमसे देखकर बहुत प्रसन्न होगी। हिमसुक कहता है कि पिताजी चलना तो चाहता हूँ, पर राजा की अनुमति बिना लिए कैसे जा सकता हूँ। हिमसुक के पिताजी कहते हैं कि जाओ राजमहल में अपने पिताजी से जाके क्या करो, वहाँ उनसे वार्तालाप करो और कहो कि हमें अपनी माँ से मिलने जाना है, हम यहीं इंतजार करते हैं। हिमसुक राजमहल में आता है और राजमहल में आता है तो राजा से अनुमति लेता है। राजा से कहता है कि मेरे पिताजी जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हैं, हमें कुछ दिनों के लिए घर जाने दीजिए। राजा जाने देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उसे 15 दिन के लिए जाने देते हैं। 15 दिन के लिए जाने देते हैं। हिमसुक खुशी खुशी जंगल में आता है और अपने पिताजी के साथ चला जाता है। जब पिताजी के साथ चला जाता है, घर चला जाता है, 15 दिन कैसे बीत गया पता नहीं चला। जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आ जाता है, कैसे पता नहीं चलता है। गर्मी की छुट्टी कैसे निकल जाती है पता नहीं चलता है। अपने परिवार के साथ 15 दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। उसी तरह से हिमसुक का 15 दिन घर पर कैसे बीता नहीं पता चलता है। हिमसुक के 15वां दिन जैसे आता है तो अपने माता पिता से अनुमति लेता है कि पिताजी हमें अब राजा जी के पास जाना होगा, हम 15 दिन की अनुमति लेकर आए थे। अब माता पिता तो जाना देना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ जो वादा करके आया था हिमसुक जाना ही होगा। उनके माता पिता कहते हैं, हिमसुक के माता पिता कहते हैं कि देखो बेटा जा रहे हो तो राजा के लिए कुछ फल लेकर जाओ, कुछ उपहार लेकर जाओ। बोलते क्या उपहार लेकर जाएंगे। हिमसुक के पिताजी उन्हें एक अमर फल ला कर देते हैं। कहते हैं कि राजा इसे जब खाएंगे तो सदा जवान रहेंगे, कभी बूढ़ा नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं, सदा अमर रहेंगे। हिमसुक कहता है कि तो बहुत खुशी की बात है, राजा खाएंगे हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे, और उनसे क्या चाहिए। हिमसुक वहाँ से फल लेकर खुशी खुशी चल देता है। रास्ते में आता है तो जंगल मिलता है और हिमसुक थक जाता है और फल को एक पेड़ के खोखले भाग में रख कर फिर हिमसुक आराम करने लगता है, सोने लगता है। जैसे ही सोने लगता है, आराम करने लगता है, खोखला भाग एक जहरीले सांप का घर रहता है। सांप उधर से आती है और इस अमर फल को देखता है, चमकते हुए देखती है तो वहाँ क्या करता है, डस मार देती है, दांत गड़ा देती है, खाने के लिए जाती है। और जैसे फल वहाँ से खाने के लिए वो सांप जाती है तो देखती है क्या कि तो बहुत कड़वा है। हिमसुक वहाँ से जो फल रखा हुआ रहता है उसमें सांप जो है, विषैला सांप है, उसमें दांत गड़ा देता है और दांत गड़ाने के साथ साथ फिर सांप अपने जगह चला जाता है। हिमसुक जब जगता है तो देखता है क्या
कि अरे ये तो फल वैसे ही रखा हुआ है, हिमसुक को कोई पता नहीं रहता कि सांप इसमें गड़ाया है, क्या गड़ाया है। हिमसुक फल लेता है और राजमहल में आ जाता है। जब राजमहल में आता है, राजा के सामने अपनी बातों को प्रकट करता है, कहता है कि राजा जी जानते हैं ये फल मेरे पिताजी दिए हैं, ये अमर फल है, आप खाइएगा, सदा जवान रहिएगा, कभी बूढ़ा नहीं हुईएगा, कभी आपकी मृत्यु नहीं होगी। राजा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि राज दरबार सजाया जाए। राज दरबार सज गया, सब लोग बैठ गए। सब लोग जब बैठ गए, राजा उधर से आते हैं, हिमसुक की तारीफ करने लगते हैं, कहते हैं कि देखिए मेरा जो मित्र हैं, मेरे जो हमेशा जो भाग लेता है हमें और हमारे जो फैसला में भाग लेता है, वो क्या मेरे लिए लाया है, अमर फल है, हम इसे खाएंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी मरे उमरेंगे नहीं। उसी समय जैसे राजा फल खाने के लिए सोचते हैं, वो उसी राज दरबार में एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोलता है कि सुनिए राजा जी, ठीक है, हिमसुक से आपका बहुत लगाव है, आपका बहुत बड़ा शुभ चिंतक है, मैं मानता हूं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसे खाने से पहले एक चेक तो कर लीजिए, एक बार टेस्ट तो कर लिया जाए। राजा कहते हैं कि इसके ईमानदारी पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिखाने के लिए शक करते हैं। राजा जी फल उठाते हैं और फल का टुकड़ा उठा करके काट करके एक कौवा के पास बिकते हैं। कौवा खाता है और वहीं टाँ फिश हो जाता है, कौवा मर जाता है। अब राजा को समझ में नहीं आता है कि ये अमर फल था, ये जहर फल। सब लोग कहने लगते हैं कि राजा को तो मारने के लिए हिमसुक लाया था। राजा क्या करते हैं, फौरन गर्दन हिमसुक का पकड़ते हैं और मोड़कर अलग कर देते हैं, मार देते हैं हिमसुक को, ठीक है। और जहर फल जो था, जो फल लाया था हिमसुक, उसे राजा आदेश देते हैं कि जा करके राज दरबार से बाहर में कहीं से गड्ढे में डलवा दो और इसे फल से कोई अगल बगल भी नहीं जाना चाहिए। वही काम किया गया। कुछ दिन की बात होती है, उसमें से एक पौधा आता है, राजा के पास खबर पहुंचाया जाता है कि जानते हैं राजा जी, आपको वहाँ जो फल गड़वाए थे ना, उसमें से एक पौधा उगाया है। राजा कहते हैं कि ठीक है, उसे चारों तरफ से घेराबंदी करवा दो। घेराबंदी करवा दिया जाता है और उसमें फल लग जाता है। जब फल लगने की सूचना होती है, उसे कहते हैं सैनिक द्वारा इसे क्या किया जाए, चारों तरफ सुरक्षा प्रदान किया जाए, कोई खा न सके। अब आइए, उन्हीं के राज दरबार में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी दंपति रहते थे, ठीक है। उनका कोई संतान नहीं था, वो अपने जीवनचर्या से तंग आ गए थे। एक दिन दोनों पति पत्नी फैसला लेते हैं क्या कि हम लोग अब क्या करेंगे ना, कि वो जो जहर फल है ना, उसी को खाएंगे, रात में हम मर जाएंगे। जो बूढ़े बूढ़ी थे, दोनों बात अपने करते हैं और जाते हैं। बूढ़ा एक चोरी से 2 फल तोड़ लेते हैं और फल ला करके रात्रि में दोनों खाना खा करके सो जाते हैं। और सोने के बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं। जैसे जगते हैं तो मरने के बजाय क्या होते हैं, दोनों जवान हो जाते हैं और यंग लगते हैं, अच्छा दिखते हैं। ये बात चारों तरफ से फैल जाती है। जब ये बात चारों तरफ से फैल जाती है, ये बातें जब राजा तक पहुँचती है, राजा बुलाते हैं। पूरा बात जब बूढ़ा बूढ़ी बताती है कि ऐसा ऐसा बात हुआ, राजा अपने फिर से फल के बारे में जांच करवाते हैं। तब पता चलता है क्या कि वो फल वास्तव में हिमसुक अमर फल आया था, लेकिन जंगल में एक खोखले में रख देने के कारण सांप में उसे विषैला अपना दांत गड़ा देता है, जो जहर बन जाता है। वही जहर हिमसुक को पता नहीं चलता है और हिमसुक लाता है और हिमसुक को बिना जांचे पड़ताले हम मार देते हैं। राजा अफसोस करते हैं, ठीक है। वही अब बताइए, अभी कहानी कौन सुना रहे थे, राजा का तीसरा बेटा, अवध नरेश का तीसरा बेटा। राजा अपने तीसरे छोटे बेटे को युवराज घोषित कर देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं।